भारत में डिजिटल स्वराज की चर्चा चल रही है। इसके लिए बाकायदा स्वदेशी 2.0 का अभियान है, जिसके अंतर्गत भारत में निर्मित स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। और इसको लेकर एक दिलचस्पी भी है, जैसे जोहो मेल हो गया या फिर उनका सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप आपका अर्राटाई हो गया। तो इस तरह के एप्लीकेशन को लेकर भारत में एक नए तरीके की जो है स्वदेशी लहर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब हम इस स्वदेशी लहर की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या यह लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या ये फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल के दौर में क्या हमारे स्वदेशी एप्लीकेशन इतने कारगर, इतने इनोवेटिव हैं कि वह भारत के इतने बड़े यूजर बेस में खुद को स्थापित कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मेरे इस यूट्यूब वीडियो ब्लॉग पे आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी 2.0 या डिजिटल स्वराज की जब शुरुआत हुई तो इसके केंद्र में टैरिफ है। टैरिफ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो स्वदेशी ऐप है, जो कंपनी जोहो है, ये बहुत पहले से ये काम कर रही थी। लेकिन जब टैरिफ के बीच में हमें ये बात समझ में आई कि अब दुनिया एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर की तरफ है जहां पे एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंसी को घटाना ही अपने देश के हित में बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम डिजिटल संप्रभुता की बात करें, डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करें, तो हमें स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप्स पर काम करना ही होगा। उदाहरण के लिए आप चीन को ले लीजिए या रशिया को ले लीजिए। इन देशों में अभी भी गूगल या फिर आपका फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे देश के अपने लोगों का डेटा है, जो उनका निजी डेटा है, जो उनकी निजी जानकारी है, उसको देश के ही अंदर रखा जाए, ना कि विदेशी कंपनियों को सौंप दिया जाए, जिससे भारत की डिजिटल संप्रभुता खतरे में आ जाए। एक और बड़ी चुनौती ये है इन सोशल मीडिया ऐप्स की कि यह उस देश के आंतरिक लोकतंत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमें हाल फिलहाल में नेपाल दिखा था, जहां सोशल मीडिया ऐप फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध की वजह से वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया और उस हिंसक झड़प में कितनी जानें भी चली गई। इसी तरीके से हमें कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी जो है जानकारी होनी चाहिए, जो आज के बहुत वर्षों पहले हुआ था, कि किस तरीके से डेटा का इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र में या दुनिया के और लोकतंत्र में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। और ये सोशल मीडिया पे जो हम डेटा उपलब्ध करा रहे हैं, जो हम अपनी फोटो, अपनी पहचान, अपनी वैचारिकी, अपनी पसंद साझा करते हैं, इन डेटा का इस्तेमाल करके किसी देश के चुनाव को प्रभावित करना मतलब उस देश के आंतरिक लोकतंत्र को अस्थिर करने जैसा भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम डिजिटल स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी 2.0 की बात करते हैं, तो इसके मध्य में ये सारे बिंदु केंद्र में आ जाते हैं कि क्यों आज जरूरी है कि हमारे पास अपना जोहो मेल होना चाहिए, हमारे पास अपना अर्राटाई सोशल मीडिया ऐप होना चाहिए, हमारे पास और भी ऐसे स्वदेशी विकल्प मौजूद होने चाहिए, ताकि अगर भविष्य में किसी तनातनी की स्थिति आती है, मान लीजिए अभी उदाहरण के रूप में अमेरिका के साथ ट्रेड डील ना हो पाए, अमेरिका अगर वहां से जो है भारत के प्रति जो है टैरिफ बढ़ाए, भारत के प्रति और भी प्रतिबंधों की बात करे, तो भारत उस परिस्थिति में क्या स्वदेशी रूप से इतना तैयार है कि वह किसी भी प्रतिबंध को झेल सकता है? उदाहरण के लिए चीन इस समय तैयार है दुनिया में कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल लेता है। जैसे उन्होंने चीन के ऊपर टैरिफ लगाए, चीन ने जो है रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी। यानी कि अच्छा, वहां पे भी जो है घरेलू सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल है। तो इस तरीके की व्यवस्था पे हमें आगे बढ़ना होगा कि जो चीजें स्वदेशी रूप से घर में बनाई जा सकती हैं, उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, उसकी लोकल क्रिएशन हो सकती है, तो हमें उन चीजों में अब जो है इंडिपेंडेंस हासिल करने की जरूरत है। तो इसको इस नजरिए से हम देख सकते हैं कि स्वदेशी 2.0 क्या है और ये डिजिटल स्वराज क्या है, जिसकी बात इस समय देश में चल रही है। अब इसको इस रूप में भी समझिए कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं या गूगल है, इसका आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा प्रभुत्व भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ता है। अब आप दुनिया में जो है डिजिटल बाजारों को देखिए, तो भारत की जनसंख्या और भारत का खुला बाजार इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बाद अगर देखें तो आबादी और तकनीकी दक्षता के मामले में चीन दिखाई पड़ता है, लेकिन चीन ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। वह बाहरी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल अपने नागरिकों को नहीं करने देता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है और इसकी मानगी ये है कि व्हाट्सएप,
फेसबुक, गूगल जैसी तमाम कंपनियां, ट्विटर को भी उसमें शामिल कर लीजिए, इनका अगर कहीं सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, सबसे बड़ा बाजार है, तो आज के समय में वो भारत है। और इसमें फेसबुक जो है, फेसबुक के भारत में तकरीबन 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 49% हमारे जो है ग्रामीण लोग हैं। यानी कि जो फेसबुक की पहुंच है वह आपके शहर कस्बों से निकलकर गांव तक पहुंच चुकी है। वह गांव तक पहुंचने के साथ साथ दो चीजें कर रही है। एक तो फेसबुक, व्हाट्सएप के आ जाने से जो है व्यापार भी प्रभावित हुआ है, व्यापार करने के जो है नए समीकरण भी बने हैं, नए तौर तरीके भी आए हैं। और दूसरा, वैचारिकी भी प्रभावित हो रहे, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज की फॉरवर्ड की बात हो या फेसबुक पर तमाम तरह के ओपिनियन रखने की बात हो। क्योंकि ट्विटर क्या है, ट्विटर अभी भी एक इलिटिज्म को दिखा रहा है। वहां 2.5-3 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और वहां पे जो है नैरेटिव की बात हो रही है। लेकिन जो फेसबुक है वह डिसेंट्रलाइज हो चुका है, वो डेमोक्रेटाइज हो चुका है, वो गांव गांव में बैठा हुआ है। हर आदमी के जो है स्मार्टफोन पे जो है फेसबुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल दिखाई पड़ता है। इसलिए फेसबुक जो है वह देश की आंतरिक व्यवस्था में बहुत नीचे तक जा चुका है। ऐसे ही अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो इस समय भारत में 50 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप के यूजर हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप का एक नया फीचर है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस बेसिकली जो है व्हाट्सएप की कमाई का सबसे बड़ा जो है स्रोत है। व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए आज कंपनियां अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर को अप टू डेट रखने के लिए, उनका ऑर्डर कहाँ है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए, इनवाइस चाहिए, वट एवर यू वांट, आपको व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं। अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, अन्य सोशल मीडिया, अन्य इस तरीके के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे भी आ जाती है और ये व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए किया जा रहा है। यानी कि अच्छा, इसमें एक चीज और मैं इसमें अभी जोड़ दूं कि व्हाट्सएप पे अब पेमेंट का फीचर आ चुका है। व्हाट्सएप पे आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि जियो और व्हाट्सएप के बीच में इस पे काम चल रहा है कि आप व्हाट्सएप पे ही अपना ऑर्डर कर लीजिए और आपका सामान आपके घर आ जाएगा। यानी कि जो हमारी पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में व्हाट्सएप इतना अंदर घुस चुका है कि वह अब भारत के व्यापार को भी तय करने जा रहा है। और इसकी कमाई को आप देखिए तो गूगल की 2023-24 में, फेसबुक की 2023-24 में, जो मेटा उनकी कंपनी है, भारत से 22,730 करोड़ की विज्ञापन आय हुई थी उसको। ऐसे ही गूगल को भारत में सिर्फ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो है 31,221 करोड़ रुपए का रहा। यानी कि एक तो उनका यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसने हमारे व्यापार को प्रभावित किया है, हमारे व्यापार में एक बड़ा स्टेक उन्होंने लिया है। और दूसरी तरफ उनका रेवेन्यू भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अगर हम इस आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी समझें तो भारत को अपने स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, भारत को अपने स्वदेशी मैसेंजर एप्लीकेशन, भारत को अपने स्वदेशी जीमेल पे काम करना ही होगा। क्योंकि आपके जो है व्यापारियों की एक मेहनत से कमाई हुई रकम का एक हिस्सा व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल एड और अन्य तमाम जगहों पे जा रहा है। तो अगर इस पैसे को अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था में रोका तो इसका भी एक लाभ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके नागरिकों की डेटा, उनकी निजी जानकारी और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से आपकी अर्थव्यवस्था और आपका लोकतंत्र बच जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कल को जो है, अगर जो है टैरिफ वार इंटेंस हो जाए और अचानक से एक निर्णय आ जाए कि जीमेल सेवा रोकी जा रही है कुछ समय के लिए, सोचिए भारत में स्थिति क्या होगी। माइक्रोसॉफ्ट की सेवा रोकी जा रही है, सोचिए भारत में स्थिति क्या होगी, या दुनिया के किसी भी देश में क्या स्थिति होगी। इसलिए अगर इस तरीके के एप्लीकेशन, और चूंकि भारत तो सॉफ्टवेयर में और सर्विस इंडस्ट्री में बहुत आगे है, तो भारत ये चीजें बना सकता है। तो हमें इंडिपेंडेंस को हासिल करना ही चाहिए। अब थोड़ा सा जो है इस पूरे डिबेट को आगे ले जाते हैं कि भारत में स्वदेशी एप्स की संभावनाएं क्या है। क्योंकि जब हम स्वदेशी एप्स की संभावनाओं की बात करते हैं तो एक चिंता है, और वो चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी चलिए जोश है, स्वदेशी का जोश है और हमें लगता है कि नहीं, भारत की अपना एक स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन इसका हाल वही ना हो कि शुरुआती उत्साह के बाद यह एप्लीकेशन भी उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे कि कू ऐप पहुंच चुका था। मैं कू ऐप का अभी आपको जिक्र करूंगा कि कू ऐप ने किस तरीके से जो है बाजार में एक बड़ा बूम हासिल किया और फिर वो कंपनी बंद हो गई। ट्विटर के समानांतर ये कंपनी आई थी। जैसे अभी जोहो मेल को अगर हम देखें तो वो 50 लाख से अधिक डाउनलोड किए जा चुके हैं। सरकार भी इसमें समर्थन कर रही है। खुद केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकायदा केंद्रीय कर्मचारियों को जोहो मेल
को इस्तेमाल करने के लिए फोर्स एडॉप्शन की तरफ सरकार बढ़ना चाहती है। ऐसे ही अगर हम रटाई को देखें तो वो सोशल मीडिया मैसेंजर में जैसे ही लॉन्च हुई वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। पहले वो 3000 प्रतिदिन उसका डाउनलोड चलता था, वो बढ़कर अचानक से 3 लाख से ऊपर चला गया। कहने का मतलब ये है कि भारत में इस तरीके के नवाचार को लेकर उत्साह बहुत है। लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। समस्या ये है कि इनका सर्वाइवल क्या है, ये लंबे समय तक कैसे जाएंगे। अगर ये लंबे समय तक नहीं जाएंगे तो फिर इस तरीके के उत्साह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आप वापस 6 महीने साल भर के बाद फिर उन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उन्हीं सोशल मीडिया मैसेंजर, उन्हीं एप्लीकेशन की तरफ वापस लौट जाएंगे जो पहले से ही मार्केट में स्थापित थे, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या गूगल हो या अन्य चीज़ें हो। तो इसलिए हमें इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की सफलता उसके नेटवर्क इफेक्ट से तय होती है। सोशल नेटवर्क एक्सटर्नलिटी थियरी भी कहती है कि किसी भी ऐप की सफलता इस बात से तय होगी कि उसका उपयोगकर्ता का दायरा कितना बड़ा है। मतलब कि अगर उसका जो है उसका यूजर बेस बड़ा होगा तो वो काम करेगा। लेकिन इसमें नेटवर्क इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क इफेक्ट ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, अगर रटाई सोशल मीडिया ऐप अगर मेरे परिवार के लोग, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे परिचित लोग इस्तेमाल करेंगे और उसी पे अगर मुझे मैसेज करना चालू कर दें तो मैं, बहुत साधारण सी बात है कि इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं और वो व्हाट्सएप पे ही कंफर्टेबल हैं तो फिर मैं इसको डाउनलोड करके अपनी जो है यूजर आईडी क्रिएट करके भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मुझे अंततः मैसेज जाके व्हाट्सएप पे ही करना है। तो ये जो हमारा नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है ना, ये तय करता है कि किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की सफलता कहां तक जाएगी। इसलिए हमें इस पे काम करना होगा। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए यहीं से कू ऐप के बारे में आपको बताता हूं। हमें पता है कि कू जब लॉन्च हुआ तो वो ट्विटर के समानांतर एक ट्विटर जैसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और शुरू में इस ऐप ने बहुत तेजी से अटेंशन भी पाया। शुरू में जो है इसको लाखों लोगों ने डाउनलोड किया। कई भारतीय भाषाओं में कू ऐप को जो है अपडेट कर दिया गया। किसी भी भारतीय भाषा में आप वहाँ पे जाके जो है ट्वीट कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे और शुरू में इसमें उत्साह भी देखा गया। लेकिन 2023-24 आते आते इसके यूजर बेस में गिरावट होने लगी और 72 लाख से ये घटकर 27 लाख रह गया। और उसके बाद अंततः 2024 के अंत में कू ने ये घोषणा कर दी कि वह अब इसके संचालन को बंद कर गई। यानी कि जब यूजर बेस घटा, जब नेटवर्क इफेक्ट घटा तो कोई भी एप्लीकेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाइक का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो कू या हाइक जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हमें बताते हैं कि भारत में उत्साह तो रहता है कि कुछ स्वदेशी आया है, कुछ इंडिजीनियस आया है, लेकिन वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और इस सर्वाइवल के लिए वही नेटवर्क इफेक्ट, वही सोशल एक्सटर्नलिटी थियरी कह रही है कि आपको यूजर बेस पे काम करना होगा, आपको नेटवर्क इफेक्ट पे काम करना होगा। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमें कुछ एक स्ट्रेटजिक विजन के साथ आना होगा। हमें कुछ एक चरणबद्ध तरीके से प्लान बनाना होगा ताकि हम कम से कम भारत की इस डिजिटल स्वराज की, डिजिटल संप्रभुता की यात्रा को सफल बनाएं। और इसके लिए 3 चरण हैं। एक तो आप पॉलिसी लेवल पर जो है क्या कर सकते हैं, दूसरा आप टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या कर सकते हैं, और तीसरा बतौर सिटीजन, बतौर नागरिक हम किस तरीके से इस तरीके के नए स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को सफल बना सकते हैं। तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि पॉलिसी स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, तो पॉलिसी स्तर पर सरकार घरेलू डेवलपर्स को सपोर्ट करे। घरेलू डेवलपर्स को सपोर्ट करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब टैरिफ वार हो या कोई वैश्विक परिस्थितियां आए जहां हमको लगता है कि नहीं अब जरूरत है, तब हम सपोर्ट कर रहे हों और जैसे ही जो है व्यवस्था सामान्य हो हम उसका समर्थन बंद कर दें। ऐसा नहीं, हमको एक सतत समर्थन की जरूरत है ताकि हम अपने घरेलू डेवलपर्स को प्रोत्साहन दें और सुनिश्चित करें कि उनको बाजार में, तो कहते हैं ना कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिले। तो इसकी बहुत जरूरत है हमें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने कहा ना, फोर्स एडॉप्शन मॉडल की तरफ आपको जाना होगा। फोर्स एडॉप्शन मॉडल कहने का मेरा मतलब ये है कि कम से कम उन जगहों पे जहां हम जीमेल को जोहो मेल के जरिए डिस्प्लेस कर सकते हैं, वहां पे हमें पूरी एकदम जो है स्टिक
स्ट्रिक्टली हमें जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जोहो मेल को आप, जैसे अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों को जोहो मेल पे शिफ्ट कर देगी, इस तरीके के हमें फोर्स एडॉप्शन मॉडल पे जाना होगा कि भाई अगर सरकारी व्यवस्था में आपको काम करना है, अगर आपको हमें अपनी जानकारी को जो है प्राइवेट रखना है, हमें अपनी जो है संप्रभुता को बरकरार रखना है, तो अब सरकारी जो भी कामकाज होगा वो स्वदेशी एप्लीकेशन, स्वदेशी मेल पर किया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी स्तर पर जो है हमारे जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इनको ये सोचना होगा कि हमें कॉपी नहीं करना है। अगर हम व्हाट्सएप की कॉपी कर देंगे, अगर हम जो है जीमेल की कॉपी कर देंगे, अगर हम फेसबुक की कॉपी कर देंगे, तो इससे हम सर्वाइव नहीं करने जा रहे हैं। हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आना होगा, हमें कुछ नया बनाना होगा जो हमारे जो है यंग जनरेशन को, जो हमारा जेन जी है, जो हमारा बहुत एक सामान्य यूजर है, उसको वो चीज़ें क्लिक करें, उसको वो चीज़ें पसंद हैं। और ऐसा है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से एप्लीकेशन सफल हुए हैं जो यूजर फ्रेंडली थे, जो इस देश के हिसाब से थे, यहाँ के लोगों के हिसाब थे। और भारत में तो एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने का और उसके यूज करने का ये नया बूम चल रहा है। कोई भी चीज़ हो उसका एक एप्लीकेशन बना पड़ा है, यानी कि किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, बस हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। इसके अलावा अगर हम कोई स्वदेशी टेक फंड डेवलप करें, यानी कि अगर आप स्वदेशी चीज़ों को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं जो स्वदेशी है और किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चैलेंज कर रहा है, तो आपको शुरुआती तौर पर सरकार बड़े स्तर पर मदद करे, ताकि आप उस बाजार में एक समानांतर उस प्रतिद्वंदी के खड़ा होकर आप बाजार में अपनी हिस्सेदारी को भी बना सकें। तो इस पे भी अच्छा नागरिक के स्तर पे क्या है, इस पूरे अभियान की सफलता, डिजिटल स्वराज स्वदेशी 2.0 की सफलता इस बात से तय होने वाली है कि नागरिक के स्तर पर हम क्या कर रहे हैं। अगर हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और यूजर आईडी बना के छोड़ देंगे, तो कुछ समय बाद हम खुद ही इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। यानी कि इसके इस्तेमाल की जो भूमिका है या जो भावना है वो हमको लानी होगी, हमारे अपने व्यवहार में इसका इस्तेमाल आना चाहिए। कम से कम दिन में एक ही मेल, लेकिन जोहो मेल पे हमें करना होगा, 5 ही मैसेज हमें करना होगा, लेकिन हमें अर्राटाई पे करना होगा। कम से कम उन लोगों को तो करना होगा जो हमारे इर्द गिर्द के हैं, जिनको हमें पता है कि इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप कोई संवेदनशील या सेंसिटिव जानकारी वहाँ पे साझा मत करिए, लेकिन कम से कम नॉर्मल बातचीत तो हम वहाँ पे कर ही सकते हैं। तो इससे वह एप्लीकेशन हमारे उपयोग व्यवहार में आ जाएगा, और अगर वो एक बार हमारे उपयोग व्यवहार में आएगा तो उसका नेटवर्क इफेक्ट धीरे धीरे व्यापक होने लगेगा। और एक बार वो नेटवर्क इफेक्ट अगर व्यापक हो गया तो हम महसूस करेंगे कि वो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक सामान्य एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल के रूप में आने लगेगा। तो नागरिक स्तर पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रयास करने की जरूरत है, तब जाकर कहीं हम इस अभियान को अपने सफल बना पाएंगे। लेकिन हमें इस बात को लेकर बिल्कुल जो है एकदम निश्चिंत रहना चाहिए कि हमें अपने स्वदेशी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, हमें अपने इस डिजिटल स्वराज की ज़रूरत है, हमें अपने डिजिटल संप्रभुता की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के इस बदलते परिदृश्य में, दुनिया में हर दिन जो दोस्त बदल रहे हैं, कोई दुश्मन बन रहा है, कोई दोस्त बन रहा है, कोई अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से संबंध तय कर रहा है, उसके बीच में हमें इस स्थिति में तो निश्चित रूप से रहना चाहिए कि दुनिया का कोई देश हमारे डेटा को कंट्रोल न करे, दुनिया का कोई देश हमारे अपने नागरिकों की निजी जानकारी के आधार पर हमारे आंतरिक लोकतंत्र को प्रभावित न करे। तो मुझे उम्मीद है कि हम आप मिलकर इस डिजिटल स्वराज के अभियान को आगे ले जाएंगे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन को आगे ले जाएंगे, और ये भी उम्मीद है कि सरकार और उन तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से भी हमारी अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। तो नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि मेरी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।